नमस्कार साथियों, जानवी आईटीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर अपनी वाणी को थोड़ा धीरे कीजिए, बगल वाली क्लास में आवाज़ आ रही है। हाँ, उधर वो जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं वो उनका पढ़ाया हुआ नहीं सुनेंगे, हमारा पढ़ाया हुआ सुन लेंगे, इसलिए हमारी वॉइस को थोड़ा सा डाउन करते हैं। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी चैनल पर नया आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए और हमने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। देखिए, ये सभी को पता है कि हम मैग्नेटिज्म लेसन देख रहे थे, ठीक है, और इसकी एक क्लास जो होने वाली है वो सेकंड होने वाली है। भाई पहली क्लास हमने देखी बहुत ही अच्छे से, लगभग 40-42 मिनट की क्लास थी और ये क्लास भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप वीडियो में आ चुके हैं, क्लास में आ चुके हैं तो बहुत कुछ लेकर के जाने वाले, तो स्किप और स्क्रॉल बिल्कुल भी ना कीजिए। तो आरंभ करें भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स, उसके बाद देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तीसरी चीज देखेंगे चुंबकीय प्रेरण और यहाँ पर चौथी चीज देखेंगे चुंबकीय परिपथ। आज के ये टॉपिक होने वाले हैं हमारे। किसी को कोई प्रॉब्लम पिछले टॉपिकों में जो भी मैंने पहले पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए ना, हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स हम देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही लिख रखी है, तो वो डेफिनेशन आप सुनिए एक बार। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली बल रेखा, ठीक है, लंबवत तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या क्या कहलाती है भाई? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ये डेफिनेशन है छोटी सी, जो कि आपको याद करनी है, या फिर जब मैं पढ़ाऊं तो उसके हिसाब से आप खुद अपने हिसाब से देख लेना कि इसको किस तरह से बोलना है। जरूरी नहीं आप यही बोलो, बस हल्का सा दिमाग में फिट रखिए कि ये भी होती है। ये इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब डेफिनेशन दे करके पूछ लिया जाए कि बताओ किसके बारे में बात हो रही है, डेफिनेशन बोल दी जाए सिर्फ यहां तक डेफिनेशन बोल दी जाए और आगे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो फिर आपको बताना है कि ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी थोड़ा बहुत याद रखना है। अब आगे की कार्य प्रणाली हम शुरू करते हैं। देखिए यहां पर क्या होता है कि सबसे पहले हमें चुंबकीय फ्लक्स को समझना जरूरी है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसे मैं छड़ चुंबक कह देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास एक छड़ चुंबक है, ये इसका हो जाएगा एन पोल और ये इसका हो जाएगा एस पोल। सभी को पता है, मैंने पहले वाली क्लास में आपको अच्छे से बताया है कि चुंबक की बल रेखा एन से एस की ओर जाती है। कहां जाती है भाई? एन से एस की ओर जाती है। ये बल रेखा निकली और ये बल रेखा एन से एस की ओर जा रही है। बताई थी ये चीज मैंने, एक बार अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये बल रेखा हो गई, ठीक है, ये बल रेखा जा रही है एन से एस की ओर। चुंबक के अंदर कहां से कहां जाती है भाई? है एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। ये होती है चुंबकीय बल रेखा है। अच्छे से चर्चा की, इसके गुणधर्म हमने पिछली क्लास में जाने। अभी हमारा टॉपिक है कि फ्लक्स क्या होता है। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स, यहां से इस मैग्नेट के द्वारा जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब जो टोटल बल रेखा है जो बन रही है, उसे हम क्या कह देते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी मेरे पास एक दूसरे कलर का मार्कर नहीं है, मैं यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप इस एक बल रेखा को क्या कहेंगे? इस एक बल रेखा को आप क्या कहेंगे? बल रेखा। भाई इस एक बल रेखा को आप बोलेंगे बल रेखा, बल रेखा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूं कि सभी बल रेखाओं को आप क्या बोलेंगे? तो आप ये तो नहीं बोल सकते बल रेखाएं, अजीब सा नाम हो गया, तो इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो हम सभी बल रेखाओं को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलेंगे भाई? चुंबकीय फ्लक्स। क्या हो गया भाई? ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां पर ये सभी जो बल रेखाएं हैं, सभी बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या क्या होती है भाई? चुंबकीय फ्लक्स होता है, यह कहलाता है। ठीक है, यह चुंबकीय फ्लक्स हो गया। सर इसकी कोई यूनिट होगी, इसका कोई प्रतीक होगा? तो बिल्कुल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो प्रतीक होता है, ठीक है, क्या होता है भाई? प्रतीक जो होता है, इसका प्रतीक क्या होता है भाई? फाई। इसका प्रतीक क्या होता है? फाई, इंक लिया, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है? फाई होता है। और अगर इसके मात्रक की मैं बात करूं, क्या भाई? मात्रक। इसका मात्रक हो जाता है वेबर। क्या हो जाता है भाई?
वेबर हो जाता है। इसका ये जो मात्रक है, जो वेबर मात्रक है, ये इसका एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है भाई? एसआई या फिर एम के एस। कौन सा? एम के एस। वेबर होता है। क्या होता है भाई? वेबर होता है। और इसका एक सीजीएस मात्रक और होता है। क्या होता है? सीजीएस मात्रक होता है, वो होता है मैक्सवेल। क्या? मैक्सवेल। मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल। ये इसका एक अन्य मात्रक होता है मैक्सवेल, जो कि सीजीएस मात्रक होता है। यहां पर सीजीएस और वेबर में संबंध क्या है वो देखते हैं। यहां पर एक वेबर बराबर क्या हो जाएगा भाई? एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 की घात 8 मैक्सवेल। ये इसके अंदर संबंध है। देखिए मात्रक दोनों हैं, बस ये है कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था मैक्सवेल, एक का नाम था वेबर। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया? अलग अलग खोजें की। अब इन दोनों ने क्या किया भाई? संबंध बनाया जाए। भाई एक ही चीज पर दोनों के तो लड़ाई हो जाती फिर। अब इन्होंने क्या किया? संबंध बनाए, तो इनके अंदर ये संबंध हमें निकल के आया। अब यहां पर हमारे पास एक चीज हमें समझ में आ गई। क्या चीज? चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गई। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर आपने एक चीज देखी कि तल के लंबवत। क्या देखी? तल के लंबवत। देखिए डेफिनेशन में यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। मुझे भी काफी हुई, हो सकता है आपको भी होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में पढ़ने पर समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूंगा कि पहली बार में ही समझ में आ जाए। देखिए यहां पर ये मेरे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। ये एक तल है, कोई मान लीजिए तल है। इस तल पर ये एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। ठीक है, यहां से बल रेखा निकल रही है, एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। यहां से बल रेखा निकल करके एस पोल की ओर जा रही है। ये एस पोल की ओर जा रही है। सभी बल रेखा एस पोल की ओर जाएगी, एन से निकल रही है और एस पोल की ओर जा रही है। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, यहां पर ये जो तल है, ठीक है, और ये जो बल रेखाएं हैं, इनके बीच में कोई तो एंगल होगा। सभी बल रेखाओं के बीच में कोई तो एंगल होगा, कोई तो एंगल होगा। तो यहां पर ये जो एंगल है इसे ही बोलते तल के लंबवत। कोई ना कोई बल रेखा इसमें ऐसी भी है जो बिल्कुल 90 डिग्री पर है। कोई ना कोई बल रेखा इसके अंदर ऐसी भी होगी जो बिल्कुल 90 डिग्री पर होगी। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, जिससे कि और अगर हम 3D देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ज्यादा अच्छे से। ये देखिए बुक है। यहां से मान लीजिए कि बुक के ऊपर ये हमारे पास में एक मैग्नेट रखी हुई है। इस मैग्नेट का ये है एन पोल और ये है एस पोल। इस एन पोल से निकल करके चुंबकीय बल रेखा एस की ओर आ रही है। तो इस तल से, क्या इस तल से यहां पर ये जो बल रेखा निकल रही है, इसका कौन सा एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो वो जो एंगल है उसे हम लंबवत बोलते हैं। इसमें कोई ना कोई बल रेखा ऐसी जरूर है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है। इसमें कोई ना कोई बल रेखा ऐसी जरूर है जो कि 90 डिग्री के एंगल पे है, तो हम उसी को लंबवत बोल रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी बल रेखाएं हैं सभी किसी एंगल पे हैं, तो सभी बल रेखाएं जो निकल रही है, ये सभी बल रेखाएं क्या कहलाती है भाई? जैसा कि मैंने बताया, सभी बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स, और सभी के बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर है, इसीलिए हमने लंबवत का नाम ले लिया है। अब समझ में आ गया? सभी बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स होती है। इसके बारे में दो तीन चीजें मैंने जो अलग से लिख रखी है, किताब में नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक, इसके अंदर क्या होता है? क्षेत्रफल वेक्टर होता है। क्या होता है भाई? क्षेत्रफल वेक्टर। अब ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या है सर? पहली बार नाम सुना है, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा, कोई दूसरी तीसरी बार सुन रहा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहां से ये बल रेखा जा रही है और इस पेपर को यहां पर मैं इस तरह से इस मैग्नेट के इस फील्ड के अंदर इस तरह से बीच में लगा देता हूं। क्या लगा देता हूं? इस तरह से बीच में लगा देता हूं। तो यहां पर ये मैं पेपर लगा देता हूं। ये पेपर मैंने लगा दिया, बीच में लगा दिया बिल्कुल। अब यहां से आप देखोगे तो इसका, इस पेपर का भी तो कुछ ना कुछ लंबवत वेक्टर एरिया होगा। वेक्टर एरिया का मतलब है कि जो पेपर होता है, पेपर का जो लंबवत होता है। अब तक हम देख रहे थे कि तल से मैग्नेटिक फील्ड का लंबवत। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर जो पेपर है, ये मान लो कि ये पेपर है, इस पेपर का लंबवत ये होगा या ये होगा? कौन सा होगा? नहीं, लंबवत पूछ रहा हूं मैं, लंबवत। इस पेपर के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे तो सही यहीं से होगा। ठीक है, सिर्फ हम कल्पना कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ दिखा नहीं रहा, एक बार दिखा भी देता हूं। ये इस तरह से ये पेपर है और यहां से इसके लंबवत ये मैंने लगा रखा है, यही होगा इसका लंबवत। इसका लंबवत ये तो नहीं होगा। तो यहां पर ये जो लंबवत है, जो कल्पना कर रहे हैं हम, ये है क्षेत्रफल वेक्टर। क्या होता है भाई? क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। इस क्षेत्रफल वेक्टर को हम एन कैप से दर्शाते हैं। किससे? एन कैप से दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? किससे दर्शाते हैं? एन कैप से। अब जो आपको इतनी देर से मैं लंबवत बोल रहा हूं, वो अब अच्छे से समझ में आएगा।
तल समझ में नहीं आया? इसको मैं यहां लेकर के आता हूं, 90 डिग्री के एंगल पे ये बल रेखा टकराएगी इसके, ये हो गया लंबवत। अब समझ में आ गया? आ गया ना? तो ये होता है लंबवत भाई। अब यहां पर एक चीज और याद रखना, ठीक है? मैं पेपर को इस तरह से रख देता हूं। अभी तो मेरा पेपर इस तरह से रखा था, अब मैं पेपर को इस तरह से यहां पर रख देता हूं, ठीक है? ये मेरा पेपर हो गया। अब बल रेखाएं कहां जा रही है? इसके समांतर में। अब बल रेखाएं कहां जा रही है? इसके समांतर में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्थिति। इसे हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज स्थिति। क्या बोलते हैं भाई? ये हो गई हमारी क्षैतिज स्थिति। और ये जो हमारी थी, ये थी ऊर्ध्वाधर स्थिति। ऊर्ध्वाधर स्थिति क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है, इसका भी क्षेत्रफल वेक्टर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस पेपर का क्षेत्रफल वेक्टर ये हो गया, ठीक है? इस पेपर का क्षेत्रफल वेक्टर ये हो जाएगा। सॉरी गलती होगी। ये पेपर, इसका क्षेत्रफल वेक्टर ये रहा, ठीक है? और ये इसके लंबवत, मतलब क्षेत्रफल वेक्टर और हमारी जो बल रेखा है, अब ये 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा, ठीक है? ये 90 डिग्री का कोण यहां बनेगा। तो यहां पर ये जो फॉर्मूले होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। ऊर्ध्वाधर के लिए अलग फॉर्मूला होगा, क्षैतिज के लिए अलग फॉर्मूला होगा। ऊर्ध्वाधर के लिए जो फॉर्मूला होगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फाई बी ए साइन थीटा। फाई बी ए साइन थीटा। और क्षैतिज स्थिति के लिए, ठीक है, क्षैतिज स्थिति के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा फाई बराबर बी ए कोस थीटा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कोई चुंबकीय बल रेखा के लंबवत या फिर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थिति है, तो उसमें आपको साइन जो भी वैल्यू दी गई, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो वहां पर साइन 90 या साइन 45 की वैल्यू रखनी है। अगर ये बोल दिया जाए कि क्षैतिज स्थिति है, तो क्षैतिज स्थिति के अंदर आपको ये जरूर देगा कि क्षैतिज स्थिति कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है या 90 डिग्री पर है। तो वहां पर फिर कोस 90 या फिर कोस 45, जो भी आपको डिग्री का मान देगा उसकी वैल्यू रखनी होगी। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। ज्यादा समझ में नहीं आए तो इतनी चीज जरूर याद रखना कि सभी बल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इतनी चीज जरूर याद रखना। ये अगर याद नहीं हो तो बस ये फॉर्मूले याद होने जरूरी है, ताकि एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक बार दिमाग में थोड़ा फिट बैठ जाए, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला में लगाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा फाई बी ए। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा भाई। ये कोस और साइन तो हमने बाद में लगाया ना, बाद में हमें कोण का पता चल रहा है, लेकिन पहले तो हमारे पास फॉर्मूला यही है ना। तो एक ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, चाहे इनको याद आप मत रखना, वैसे तो याद रखो, इनको भी रखना ही है, जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। क्या क्या याद रखना है? सभी बल रेखा है जो कि लंबवत तल से गुजर रही है, ये लंबवत तल है, इस लंबवत तल से गुजरने वाली सभी बल रेखा है क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है भाई। ठीक है, क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। इसका प्रतीक क्या होता है? फाई। इसका मात्रक क्या होता है? एमकेएस मात्रक या एसआई मात्रक पूछ ले तो वेबर। इसका सीजीएस मात्रक पूछ ले तो मैक्सवेल। इन दोनों में संबंध क्या है? तो 1 वेबर बराबर क्या होता है? 10 की घात 8 मैक्सवेल। समझ में आ गया? चुंबकीय फ्लक्स के बारे में इतनी चीजें याद रह जाएगी तो बहुत बढ़िया है भाई, आपकी नौकरी पक्की है। इसके बाद में यहां पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आता है। क्या आता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? देखिए, घनत्व किसी भी चीज को मापने की एक यूनिट, मापना बोल सकते हैं, मापना बोल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सेम यही होगी। ठीक है, तो यहां पर चेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखा, इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखा क्या कहलाती है भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यही है। ज्यादा चेंज क्या किया? बस इकाई क्षेत्रफल का नाम ले लिया।
कुछ किया मैंने इसके अंदर, इकाई क्षेत्रफल का नाम ले लिया। अब यहां पर मान लो कि इतनी बल रेखा है और ये मेरे पास एक इकाई क्षेत्रफल है जिसका कोई निश्चित लंबाई चौड़ाई है, जिसकी कोई निश्चित लंबाई चौड़ाई है उसको ही तो हम इकाई क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये मेरे पास एक निश्चित जिसकी लंबाई चौड़ाई है, ये मेरे पास इकाई क्षेत्रफल है और यहां से सैकड़ों बल रेखाएं गुजर रही है, यहां से सैकड़ों बल रेखाएं गुजर रही है। तो इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो हमारे पास क्या हो जाता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। मतलब कोई निश्चित एरिया ले लीजिए और उस निश्चित एरिया के अंदर से देखिए कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, उस निश्चित एरिया के अंदर से देखिए कि कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, जितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है। अब दोनों चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है सभी बल रेखाएं, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, कोई निश्चित एरिया। मतलब इस पूरे चुंबकीय फ्लक्स में से कोई निश्चित एरिया, एक इकाई निश्चित एरिया, ठीक है, इस निश्चित एरिया के अंदर से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, इन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा, ठीक है, यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स जो घनत्व होगा इसका जो प्रतीक होगा वो बी होगा, इसका जो प्रतीक होगा बी होगा। और इसका मात्रक जो होगा, इसका मात्रक कैसे निकाल सकते हैं हम, देखिए चुंबकीय फ्लक्स तो आ ही रहा है भाई, चुंबकीय फ्लक्स तो आ ही रहा है, तो सबसे पहले तो हमें वेबर तो रखना ही रखना है, सबसे पहले हमें वेबर तो रखना ही रखना है। तो इसका मात्रक देखिए वेबर, ठीक है, प्रति, प्रति का चिन्ह लगाइए, प्रति का चिन्ह लगाया हमने और प्रति का चिन्ह लगा करके यहां पर हमने क्या लिया है, क्षेत्रफल लिया है। तो क्षेत्रफल को किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। किसमें मापा जाता है, मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, इसका मात्रक निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया भाई, मात्रक निकल करके आ गया। अब हमारे पास ये मात्रक आ गया। अब इसका सूत्र हम बना सकते हैं, हम इसका सूत्र बना सकते हैं क्या, हम इसका सूत्र बिल्कुल बना सकते हैं। फाई, सबसे पहले तो b बराबर, भाई हम इसको प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, b से, तो b बराबर क्या हो जाएगा, फाई बटा एरिया, फाई बटा ए। भाई एरिया को हम मीटर में बता दिए, तो हमने इसी से जो सूत्र, अगर सूत्र याद है तो आप इसका मात्रक बना सकते हैं, मात्रक याद है तो आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आई, ठीक है। अब यहां पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कंप्लीट है, मतलब किसी इकाई जो क्षेत्रफल है, इकाई एरिया है, कोई एक इकाई एरिया है, उस इकाई एरिया में से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। बात यहां पर चुंबकीय फ्लक्स की हो रही थी, तो चुंबकीय फ्लक्स हमने पहले रख दिया, उसके बाद हमने कोई निश्चित एरिया रखा था, तो कितना एरिया रखा है, प्रति लगा करके हमने वो एरिया रख दिया, तो हमारे पास इसका मात्रक आ गया। मात्रक के बाद यहां पर हमारे पास जो दूसरी चीज जरूरी थी वो जरूरी थी फॉर्मूला, कि फॉर्मूला हम कैसे बनाए, तो फॉर्मूला हमने बनाया b बराबर फाई बटा ए। अब यहां से एक चीज आप और नोटिस करो, यहां पर ये जो हमें फॉर्मूला मिला था, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हमें कहां से मिला था, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हम जब इसको पक्षांतरण करते हैं तो फाई बराबर b इंटू ए, यहीं से मिला, यहीं से मिला, तो यहीं से हमें दोनों फॉर्मूले मिल गए। दैट्स ऑल, क्लियर है, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो लिखते जाइएगा, अंत में पूछ लीजिएगा कोई सवाल है तो। इसके बाद में चुंबकीय प्रेरण, देखिए ये दोनों चीज समझ में आ गई तो चुंबकीय प्रेरण आराम से समझ में आ जाएगा। आपको पहले ही बता दूं, ये मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेट है। चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चुंबक है तो किसी दूसरे लोह पिंड को या फिर दूसरे ऐसे पदार्थ को कि जो कि चुंबक बन सकता है, दूर से उसको चुंबक बना दे, तो वो प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। संगत का असर जानते हो, संगत का असर, एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूं मैं, छोटी सी बात बताता हूं। क्या बात बताऊं, पहले तो मेरे को याद करने दो कि यहाँ पर संगत के असर से मैं कौन सी बात आपको बता सकता हूं। हाँ, मैं क्या है, जब 10th क्लास मेरी थी तो मैं 10th क्लास में बहुत ही खतरनाक मानव हुआ करता था। ज़्यादा हो गया है, चलो ठीक है, कम करते हैं, ठीक है। तो नहीं, मैं मतलब खतरनाक तो नहीं होता था, लेकिन निठल्ला जरूर था, कुछ करता जरूर नहीं था, है ना। पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात थी नहीं। क्या नहीं थी भाई, पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात थी नहीं, पढ़ाई लिखाई में करता नहीं था। क्यों, क्योंकि मेरे मित्र ही ऐसे थे, मेरे मित्र ही नहीं थे ढंग के। अगर पढ़ूं भी ना तो मित्र बोलते थे क्या पढ़ेगा, क्या करेगा पढ़ के, बड़ी नौकरी लग जाएगा तू। ठीक है, बात तो सही बोल रहा है,
बात तो भाई करोड़ों की जनता में से करोड़ों लोग नौकरी थोड़ी लगते हैं, क्या पता जो नौकरी नहीं लग रहे उनमें से मेरा नाम हो। ठीक है भाई, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि संगत का असर, सीधी सी बात है, संगत का असर। अब मैं यहां पहुंचा, मेरे मित्र कौन कौन बने? कोई नहीं बना, कोई संगत ही नहीं थी। अब उसके बाद में साथ मिला एक किताब का, गुरुजनों ने बुक दे दी, भाई ये किताब है, यही तुम्हारा साथी है अगले 2 साल तक। इसको हमने साथी बनाया, और जब इसको साथी बनाया तो इसकी संगत हमने जब की तो बहुत अच्छा हमें लगा, हम बहुत आगे तक निकल गए। फिर धीरे धीरे जो विश्वास था, जो दोस्तों ने हमारे अंदर जो विश्वास जगाया तुम नौकरी नहीं लगोगे, उस विश्वास को हमने मारा और हमारे अंदर विश्वास जगा कि हम नौकरी लगेंगे। और धीरे धीरे ये विश्वास इतना मजबूत होता चला गया कि अंत में हुआ कि हमें नौकरी लगनी ही नहीं है, हमें नौकरी लगनी ही नहीं है। एक तो देखिए मैं कहां था, नहीं लग पाएंगे। फिर धीरे धीरे मैं कहां पहुंचा, लग जाएंगे। तीसरी चीज, अब तो लगनी ही नहीं है, मतलब लग सकते हैं ना लेकिन लगनी नहीं है। तो ये होती है संगत का असर। मेरी संगत किसके साथ थी? किताब के साथ। किताब के साथ था भरपूर ज्ञान। किताब ने कहा देख तू मित्र अगर बनाएगा तो उसी तरह बर्बाद रहेगा जिस तरह से पहले था, मुझे मित्र बना, मैं तुझे आबाद कर दूंगी। ठीक है भाई, हमने किताब से मित्रता की और हमें बहुत आगे तक वो ले गई। तो यहां पर भी क्या होता है कि संगत का असर जरूर पड़ता है। तो यहां पर देखिए कोई मैग्नेट है, ठीक है, क्या है भाई? ये मैग्नेट है, ये इसका एन पोल है, ये इसका एस पोल है। इस एस पोल से निकल करके ये बल रेखा, सॉरी एन पोल से निकल करके बल रेखा है एस पोल की ओर जाती है। जा रही है भाई? जा तो रही है, दिख रही है थोड़ी थोड़ी। अब यहां पर मान लीजिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये मैग्नेटिक जो एरिया है, इस मैग्नेटिक एरिया के अंदर यदि मैं किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को या फिर लोह चुंबकीय पदार्थ को लेकर के आता हूं, ठीक है, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास में मैं लोह चुंबकीय पदार्थ को लेकर के आता हूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि जो ये लोह चुंबकीय है, ये जो लोहा है, ये अपने आप मैग्नेट के भांति व्यवहार कर रहा है, ये भी मैग्नेट के भांति मैग्नेट के जाकर के चिपक रहा है। ऐसा ही होता है भाई। आप एक चीज बताओ, लोहा है, लोहा लोहे से तो नहीं चिपकता, क्यों नहीं चिपकता? लोहा मैग्नेट के ही क्यों चिपकता है? वो इसलिए चिपकता है क्योंकि जैसे ही उसको मैग्नेट के पास ले जाया जाता है, इस लोहे के पिंड को मैं जैसे ही मैग्नेट के पास लेकर के जाता हूं, और यदि ये एस पोल है तो ये अपने आप एन पोल बना लेता है और ये इसके जाकर के चिपक जाता है। यही होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये हो रहा है प्रेरण। ये प्रेरण इस तरह से कि इस चुंबक के गुण जैसे ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये इसके एरिया में आता है तो ये भी चुंबकित हो जा रहा है, ये भी चुंबक के भांति व्यवहार कर रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं भाई चुंबकीय प्रेरण। ये चुंबकीय प्रेरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसको हम इंडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, स्वयं प्रेरण, अलग अलग प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। तो वो बाद की बातें, जैसे जैसे आपका कोर्स आगे चलेगा वो आपको बाद में पता चलता चला जाएगा। लेकिन प्रेरण के बारे में इतना चीज याद रखना कि यदि किसी मैग्नेट के पास किसी लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब है कि जो कि मैग्नेट बन सकता है, ऐसे पदार्थ को हम लेकर के आते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि वो पदार्थ भी एक मैग्नेट के भांति व्यवहार करने लगता है। तो ये होता है प्रेरण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई? प्रेरण का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत था ना, ये तो नॉर्मल चुंबक पर लागू हो रहा था, जैसे कि कत्थई रंग की परमानेंट मैग्नेट्स आती है, परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, स्थायी अस्थायी, अभी आगे आएगा वो टॉपिक हमारा। तो ये तो हो रहा था स्थायी मैग्नेट्स पर, जो स्थायी थी। लेकिन एक क्या होता है, विद्युत चुंबक होता है। क्या होता है भाई? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होता है? ये हमारे पास एक छड़ है लोहे की, ठीक है, ये लोहे की छड़ है और इसके ऊपर मैं कुंडली बना दे रहा हूं कॉपर के वायर की। किसकी कुंडली? ये मैं कॉपर के वायर की कुंडली बना करके यहां से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई देता हूं, और जैसे ही मैं सप्लाई देता हूं तो मुझे देखने को मिल रहा है कि यहां पर एन पोल बन चुका है और यहां पर एस पोल, मतलब लोहे पर एन पोल बन चुका है, और ये बल रेखा है यहां से यहां जा रही है। भाई मैग्नेट तो ये भी बनी गया, भाई मैग्नेट तो ये भी बनी गया। तो मैं अगर इसके पास भी किसी लोहे के पिंड को लेकर के आता हूं तो ये भी इसके विपरीत पोल का पोलैरिटी धारण करेगा, मतलब विपरीत पोलैरिटी धारण कर लेगा, और ये जो लोहे का टुकड़ा है ये भी इसके जाकर के चिपक जाएगा। तो ये होता है प्रेरण का सिद्धांत। ये होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के लिए, और ये होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण, यही होता है। मतलब एक विद्युत से हमने मैग्नेट बनाया, अब उस मैग्नेट के जरिए क्या हो रहा है, हमें प्रेरण देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? प्रेरण देखने को मिल रहा है। प्रेरण की क्रिया हो रही है। मतलब देखिए कोई संपर्क है बीच में, मैंने कोई तार जोड़ रखा है? नहीं जोड़ रखा ना भाई। इन दोनों के बीच में कोई वायर है? मैं पूछना चाहता हूं इन दोनों के बीच में कोई वायर है? नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई वायर है? तो बिना किसी वायर की सहायता से संपर्क में आते ही वो भी उसके जैसा बन जाए, यही होता है प्रेरण का सिद्धांत। क्या होता है भाई? प्रेरण का सिद्धांत। समझ में आ गई बात? ये हो गया प्रेरण। प्रेरण समझ में आ गया? प्रेरण समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं। ये मैग्नेट है, ये लोहे का टुकड़ा है। जैसे ही मैं इस मैग्नेट को इस लोहे के टुकड़े के पास लेकर के जाता हूं, तो ये जो मेरा लोहे का टुकड़ा है ये भी मैग्नेट के भांति व्यवहार करेगा और इस मैग्नेट के जाकर के चिपक जाएगा। ये क्यों चिपका? लकड़ी तो नहीं चिपकती, यही क्यों चिपका? ये इसलिए चिपका क्योंकि यह एक लोहे चुंबकीय पदार्थ था, इसमें वो गुण था कि ये मैग्नेट बन सकता है। जो हम मैग्नेट बनाते हैं ना, परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, अस्थायी मैग्नेट्स बनाते हैं, वो सभी लोहे की सहायता से ही बनती है। तो ये लोहा जो है मैग्नेट बन सकता है ना, तो इसीलिए लकड़ी है, लकड़ी मैग्नेट नहीं बन सकता, इसलिए नहीं चिपकता। अब ये जो लोहा है इसके पास जाकर के चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि ये भी चुंबक के भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया प्रेरण का सिद्धांत। मैंने दो तरीके से आपको प्रेरण का सिद्धांत समझाया। प्रेरण के सिद्धांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के लिए, और ये हमारे पास किसके लिए भाई? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये विद्युत चुंबक, ये परमानेंट मैग्नेट, ये विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या होती है? कोई भी एक छड़ है, छड़ के ऊपर हमने कॉइल लगा दी, कॉइल में सप्लाई दी, मैग्नेट बन गया, वो है विद्युत चुंबक। ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रेरण देख लिया। अब इसके बाद में हमारे पास जो बच रहा है, लास्ट टॉपिक है, वो है चुंबकीय प्रेरण, सॉरी चुंबकीय परिपथ। ये चुंबकीय परिपथ क्या है? मैंने आपको समझाया कि यहां से एन से निकल करके बल रेखा एस की ओर जा रही है। ठीक है। बल रेखा कहां से कहां जा रही है भाई? एन से एस की ओर जा रही है। ये बल रेखा निकली एन से और ये गई एस की ओर। कहां गई? एस की ओर। अब ये एस की ओर आकर के देखिए, एस से एन की ओर जा रही है। आपको एक चीज देखने को मिली, ये बल रेखा यहां निकली, ये बल रेखा यहां गई, ये बल रेखा यहां एस की ओर गई और अंदर एस से एन की ओर जा रही है। ये एक बंद परिपथ बना, ये एक बंद परिपथ बना। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग चुंबकीय परिपथ कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया? ये चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से बनता है, जो कि चुंबक की जो बल रेखाएं हैं वो एस से एन की ओर जाती है और एन से एस की ओर जाती है। ये एक बंद एवं पूर्ण मार्ग बनाती है। हम इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ये होता है चुंबकीय परिपथ। उम्मीद है आज का वीडियो और आज की क्लास, आपको आज का वीडियो और आपको आज की क्लास अच्छे से थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। पूरी आ गई? ठीक है। यदि इसके अलावा भी आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं कि सर ये है, मेरे को ये समस्या है।